आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो एक राजनीतिक दल के तेज उभार से शुरू होती है, फिर एक बड़े घोटाले के आरोपों से गुजरती है और देश के सबसे ताकतवर दफ्तरों तक पहुंच जाती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जिसने सच में पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। एक ऐसी घटना जो शायद भारतीय लोकतंत्र में पहले कभी नहीं देखी गई थी। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर यानी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गिरफ्तारी एक तथाकथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में हुई थी और इसने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसके राजनीतिक नतीजे बहुत बहुत बड़े होने वाले थे। तो सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री आखिर जेल तक कैसे पहुंच गए। ये समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखना होगा। पहले हम एएपी के उदय को देखेंगे, फिर शराब घोटाले के आरोपों को समझेंगे, गिरफ्तारियों के पैटर्न पर नजर डालेंगे, अदालत के फैसले का विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी किसी पॉलिसी या घोटाले से नहीं बल्कि एक राजनीतिक ताकत के बहुत तेजी से आगे बढ़ने से शुरू होती है, और वो ताकत थी आम आदमी पार्टी यानी एएपी। 2015 में एक ऐतिहासिक जीत के बाद एएपी ने 2020 में दिल्ली में फिर से एक जबरदस्त जीत हासिल की। शिक्षा और स्वास्थ्य के अपने काम के दम पर उन्हें 70 में से 62 सीटें मिली। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ठीक 2 साल बाद 2022 में पार्टी ने पंजाब में एक और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, जहां उन्हें 117 में से 92 सीटें मिली। इसके बाद पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे एक अहम मोड़ माना जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य गुजरात में सीधे चुनौती देने का फैसला किया। तो चलिए अब सीधे उस पॉलिसी पर आते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ में है और समझते हैं कि ये आरोप आखिर थे क्या। तो मामला क्या था? नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार एक नई शराब नीति लेकर आई। इसका मकसद था शराब की बिक्री को प्राइवेटाइज करना, यानी कि सरकारी दुकानों की जगह प्राइवेट दुकानों को लाइसेंस देना। सरकार का कहना था कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और माफिया राज खत्म होगा। अब आता है इस केस का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास। इस नई पॉलिसी के तहत सरकार का राजस्व घटने की बजाय 27% बढ़ गया। सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन कमाई हुई करीब 8,900 करोड़ रुपए। और यही वो सवाल है जो इस पूरे केस के केंद्र में आ जाता है। अगर सरकार की कमाई बढ़ी तो फिर घोटाला कहाँ हुआ? क्योंकि जांच एजेंसियों का आरोप था कि इस पॉलिसी से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। खैर, आंकड़े कुछ भी कहें, एक औपचारिक जांच शुरू हो गई है और इसके बाद जो हुआ वो था हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का एक लंबा, न रुकने वाला सिलसिला। जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक के बाद एक, पहले स्वास्थ्य मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, फिर एक सांसद और अंत में खुद मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी का लगभग पूरा का पूरा टॉप लीडरशिप सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इन सभी गिरफ्तारियों में एक खास कानून पीएमएलए का इस्तेमाल हुआ। इसे जांच एजेंसियों का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है और सबसे बड़ी बात, बेगुनाही साबित करने का सारा बोझ खुद आरोपी पर होता है। सालों की जांच, महीनों और सालों तक नेताओं के जेल में रहने के बाद आखिरकार ये मामला अदालत की दहलीज पर फैसले के लिए पहुंचा। और अदालत का जो अंतिम फैसला आया वो जांच एजेंसियों के लिए एक जबरदस्त फटकार की तरह था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये पूरा का पूरा मामला बेबुनियाद है और न्यायिक जांच के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा केस आखिर गिरा कैसे? अदालत ने एक एक करके 3 बड़ी बातें कहीं। पहला, जो करोड़ों के मनी ट्रेल का सबूत दिया गया वो बस कुछ कागजों पर पेंसिल से लिखे नोट थे। दूसरा, जिन गवाहों को पेश किया गया वो खुद सह आरोपी थे और एक दूसरे की कहानी की पुष्टि कर रहे थे, जो कानूनन सही नहीं है। और तीसरा, ये भी पाया गया कि हजारों ईमेल्स के बीच कुछ ऐसे सबूत थे जो आरोपियों को बेगुनाह साबित कर सकते थे, लेकिन उन्हें दबा दिया गया था। और अब शायद इस केस का सबसे चौंकाने वाला खुलासा। जांच में एक मनी ट्रेल मिला तो जरूर, लेकिन वो आम आदमी पार्टी तक नहीं गया। देखिए, अक्टूबर 2022 में मुख्य गवाह शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। अगले ही महीने नवंबर में उनकी कंपनी चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा देती है।
फिर अप्रैल 2023 में रेड्डी सरकारी गवाह बन जाते हैं और मई में उनकी कंपनी बीजेपी को 25 करोड़ का और चंदा देती है। हालांकि अदालत में सभी आरोपी आखिरकार बरी हो गए, लेकिन तब तक जो राजनीतिक मकसद था वो शायद पूरा हो चुका था। सालों की कानूनी लड़ाइयों, मीडिया कवरेज का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। टॉप लीडरशिप सालों तक जेल में रही, दिल्ली में शासन का काम ठप पड़ गया, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा और एक दशक में पहली बार एएपी दिल्ली का चुनाव हार गई। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में वापस आई। आखिर में अदालत ने इस पूरी जांच प्रक्रिया को एक पहले से सोची समझी कहानी और एक कोरियोग्राफ की हुई एक्सरसाइज करार दिया। यानी कि कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि जांच एजेंसियों ने पहले से ही एक नतीजा सोच लिया था और फिर बस उस कहानी में फिट होने वाले तथ्य जुटाने की कोशिश की। और अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ बनाया गया पूरा का पूरा मामला अदालत में आकर इस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, तो ये देश की जांच संस्थाओं की आज़ादी और उनकी निष्पक्षता के बारे में क्या कहता है।